जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्म न्यूज़ 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ऑल इंडिया स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। इटारसी और सिवनी के बीच खेला गया उद्घाटन मैच। सुविधाओं के लिए तरस रहा 108 एम्बुलेंस का स्टाफ। आराम करने के लिए 17 सदस्यों के स्टाफ को सिर्फ दिया गया 10 बाय 10 का एक कमरा। डेंजर रोड बन रहा है बालाघाट से बैयरमार। आए दिन होते रहते हैं सड़क हादसे, लगातार यातायात का बढ़ रहा है दबाव। पाइपलाइन फूटने से व्यर्थ में बह गया लाखों लीटर पीने का पानी। मामला नगर के वार्ड नंबर 30 सरस्वती नगर का। वार्ड वासियों ने नगर पालिका प्रबंधन पर लगाया अनदेखी का आरोप। दिशा सूचक बोर्ड नहीं होने से रास्ता भटक रहे राहगीर। विभागीय अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप। अक्सर विवादों में रहने वाली एम्बुलेंस सेवा में तैनात स्टाफ इन दिनों सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे हैं। जिला मुख्यालय में 108 एम्बुलेंस आपातकालीन सेवा के तहत 5 अत्याधुनिक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई। इसके लिए कोऑर्डिनेटर, चालक सहित 17 लोगों का सपोर्टिंग स्टाफ ड्यूटी कर रहा है। लेकिन स्टाफ को रात्रि में ड्यूटी से आने के बाद विश्राम करने के लिए विभाग के द्वारा सिर्फ एक कमरा उपलब्ध कराया गया है। कमरे में एक समय में 2 लोग ही रह सकते हैं। इस कमरे में एक बिस्तर है जो टूट चुका है। स्टाफ ने जुगाड़ कर बिस्तर को सुधरवा कर बैठने लायक बनाया है। स्टाफ की मांग यही है कि विभाग उनके विश्राम के लिए कम से कम 2 और कमरों की व्यवस्था करे, ताकि सर्द रात में स्टाफ को एम्बुलेंस के अंदर विश्राम न करना पड़े। स्टाफ का कहना है कि अगर उन्हें विश्राम करने के लिए उचित सुविधाएं नहीं मिलेगी तो इसका असर उनके सेहत पर भी पड़ेगा। अगर वे फिट रहेंगे तभी मरीजों के लिए आपात स्थिति में मदद कर पाएंगे। इसके अलावा स्टाफ ने एम्बुलेंस की व्यवस्थित खड़ी करने के लिए भी पार्किंग स्थल की कमी भी बताई। पार्किंग न होने के कारण एम्बुलेंस को यहाँ वहाँ खड़ा करना पड़ता है। साथ ही एम्बुलेंस को धोने के लिए भी नल कनेक्शन देने की मांग की स्टाफ ने। बताया गया कि जब उनके द्वारा किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस से अस्पताल लाया जाता है तो उसका रक्त एम्बुलेंस में फैल जाता है, जिसे धोने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं रहती। कई बार रक्त के सूखने के बाद एम्बुलेंस में दुर्गंध फैल जाती है। इसके कारण अन्य मरीज एम्बुलेंस में चढ़ना पसंद नहीं करते। इस अवस्था के कारण कई बार तो मरीज और उसके परिजनों का स्टाफ के साथ विवाद भी हो जाता है। यहाँ एम्बुलेंस के स्टाफ को बहुत सारी कुछ समस्याएं पेश आ रही है। क्या समस्याएं हैं? मुख्य रूप से यहाँ ये समस्या है कि हम लोग आपातकालीन स्थिति में पेशेंट को किसी समय में भी लाने ले जाने हॉस्पिटल शिफ्ट कराते हैं, जिसमें हमें बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर गाड़ियों को व्यवस्थित खड़े रहने के लिए स्पेस स्थान नहीं है। दूसरी समस्या है कि हम लोगों को व्यवस्थित रूप से बैठ सके, हम थोड़ा रेस्ट कर सकें। जब हमारे केस शिफ्ट कराने के बाद में जब हम लोग रेस्ट करते हैं तो उस समय में हमारे बैठने के लिए ना ही रूम की व्यवस्था है, और इतनी ठंड का जो समय चल रहा है, ठंड के समय में हम अगर रात के 2 बजे 3 बजे जब पेशेंट शिफ्ट कराते हैं हॉस्पिटल में, उसके बाद हमें कोई लोकेशन प्रोवाइड नहीं की गई है, ना कोई रूम की व्यवस्था है, और ना ही रूम है तो वहाँ पर किसी प्रकार की पलंग की व्यवस्था नहीं है या किसी प्रकार का एक बेड मिल जाए। इसकी शिकायत आला अधिकारियों से की है आपने? क्या हमने हमारे जो अधिकारी जो उच्च स्तर के थे हमारे 108 के, उस संबंध में उनसे हमने उनके तक हमने रेगुलर ये बात पहुंचाते हैं, और मेरे सब कर्मचारियों के द्वारा भी ये चीज़ बोला जाता है। और यहाँ पर लगभग आज अभी की कंडीशन में 5 गाड़ियाँ हो चुकी हैं। 5 गाड़ी में लगभग पर डे जो है तो 10 से 12 स्टाफ होता है। 10 से 12 स्टाफ की व्यवस्था होना चाहिए, ताकि हम अच्छे से अच्छी अगर पेशेंटों को व्यवस्था दे सकते हैं, तो जब तक हम अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम कैसे दूसरों को स्वस्थ बना सकते जा रही है यहाँ के स्टाफ को? स्टाफ यहाँ पर समस्या है सबसे बड़ी कि रेस्ट रूम नहीं है। जैसे हम अधिकतर नागपुर जबलपुर से जब आते हैं नाइट में तो क्या होता है 24 घंटे की ड्यूटी हो जाती कभी कभी। ऐसे दिन में गए और रात के 12 बजे आए तो नाइट ड्यूटी भी हमारी ही होती है उस समय। तो उसमें हमको 2-4 घंटे रेस्ट रूम क्या है तत्काल में सुविधा चाहिए पब्लिक के लिए, तो यहीं पर स्टाफ रहेगा तो जल्दी सुविधा मिलेगी। तो रेस्ट रूम नहीं है। एक रेस्ट रूम है बहुत छोटा, बहुत साइज। वहाँ तो हमारे जो
कोऑर्डिनेटर है डिस्ट्रिक्ट के, वो अपना ऑफिस लेके बैठे हैं। वहाँ पर कुछ यानी बैठ भी नहीं सकते हम लोग। हाँ, क्या मांग है आप लोगों की? हमको ज़्यादा नहीं तो 2 रूम अलर्ट कर दे, ताकि हम यहाँ रेस्ट थोड़ा कर सके ड्यूटी के दौरान। जी, ठीक है। और खाने पीने की क्या नहीं, व्यवस्था है? खाने पीने का तो हम खुद करते हैं घर से ही है ना। जी जी, कितना स्टाफ है सर यहाँ पे? यहाँ पर 5 गाड़ी में अभी शायद 17 है, 3 स्टाफ कम है। जी। लालबरा नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिनों चोरियों की वारदातों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अब अज्ञात चोर जेवरात व नगद राशि चोरी के साथ ही अब मवेशियों की भी चोरी करने लगे हैं। परंतु पुलिस प्रशासन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहा है, जिससे आमजनों में आक्रोश व्याप्त है। नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत धरपीवाड़ा निवासी पूर्व सरपंच श्रीमती यशवंता बोपचे व नेतलाल ठाकरे व गणेशपुर निवासी धर्मराज टहरवाल 8 दिसंबर की शाम में बकरियों को मवेशी के कोठे में बांधकर वे सुरक्षित कर दिया गया था और खाना खाने के बाद वे सब सो गए थे। जब तीनों परिवार के लोग 9 दिसंबर की सुबह उठकर देखा तो कोठे में बंधे बकरियों को बाहर निकालने के लिए गए तो कोठे में सिर्फ बकरियों की रस्सी दिखाई दी और बकरियां गायब थी। अज्ञात चोरों ने 8 और 9 दिसंबर की दरमियानी रात्रि में धरपीवाड़ा निवासी श्रीमती यशवंता बोपचे के घर के मवेशी बांधने के कोठे से 8 नग, नेतलाल ठाकरे के घर से 6 नग, गणेशपुर निवासी धर्मराज डहरवाल के मकान से 6 नग बकरी, इस तरह अज्ञात चोरों ने 3 स्थानों से 20 नग बकरियां चोरी कर वे फरार हो गए, जिससे तीनों मवेशी मालकों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। 2 ग्रामों में एक ही रात में 3 स्थानों से अज्ञात चोरों ने बकरी की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिससे ऐसा लग रहा है कि अब बकरी चोर गिरोह क्षेत्र में सक्रिय होने लगा है। बकरी चोरी होने की जानकारी लगने के बाद धरपीवाड़ा सरपंच संजय कटरे पीड़ित जनों के घर पहुंचे और उनके साथ थाना पहुंचकर एक साथ 3 स्थानों से 20 नग बकरियां अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी किए जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई एवं पुलिस प्रशासन से अज्ञात चोरों को जल्द ही गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। कुछ नहीं, मैं सुबह घर पे ही था तो फ़ोन के माध्यम से मेरे को पता चला कि बकरी चोरी चले गए। मैंने कहा फिर स्पॉट पे आया तो वहाँ देखा दावे पूरे कटे हुए थे, दरवाज़ा में लगा हुआ था, कुंडी थी, उसको काट कर सीधा उन्होंने कैसे लेके गए तो वहाँ पर पूरे गायब हो गए, एक भी नग नहीं है। और उनके एक बकरी के 2 बच्चे छोटे से जो 2-4 दिन से पैदा हुए थे तो उन्होंने अंदर रखे थे, वो भर रह गए, बाकी पूरे नग 14 नग बता रहे हैं उस हिसाब से गायब हो गए, वहाँ से चोरी हो गए। और गणेशपुर में भी कुछ गणेशपुर में भी वहाँ पता चला, जैसे यहाँ पर हम लोग आए तो उसी बीच में पता चला कि धर्मराज डहरवाल गणेशपुर में जो निवास करते हैं उनके यहाँ से भी 6 नग चोरी हो गए। तो हम लोग इसकी सूचना थाने में संबंधित थाने को दे दिए हैं, तो हमको ऐसा आश्वासन दिया गया है कि हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और माल। तो उसके बाद क्या रात में 3 बजे चोर लिए होंगे, शायद सुबह देखे तो बकरी नहीं थी। आपने लास्ट टाइम कितने बजे देखे थे जब बांधे थे आपने? तो रात में सवेरे देखे, लास्ट में तो बांध दिए, उसके बाद में देखे ही नहीं थे। उसके बाद सुबह उठ के देखे? सुबह उठ के देखे 5 बजे तो पूरे दावे कटे हुए। कितने बकरी थे? लगभग 14 रंग थे पूरे। तो आपकी क्या चोरी हुई कि और भी जगह चोरी हुई थी? नहीं तो फिर हमारे सुबह पता चला कि बाजू में गणेशपुर में भी और चोरी हुई है रात में रह गई। शहर में सुचारू और स्मूथ आवागमन के लिए ट्रैफिक विभाग, नगरपालिका और पीडब्ल्यूडी के संयुक्त प्रयासों से रोड किनारे साइन बोर्ड लगाए जाते हैं ताकि शहर में बाहर से आने वाले लोगों को एड्रेस पर पहुंचने के लिए इधर उधर भटकना न पड़े और लोग आसानी से उस एड्रेस पर जाए। लेकिन बात अगर बालाघाट की करें तो बालाघाट नगर में साइन बोर्ड जैसी कोई भी व्यवस्था नजर नहीं आती, जिसके चलते बाहर से आने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार बाहर से आने वाले यात्री किसी मार्ग का एड्रेस पूछते पूछते परेशान हो जाते हैं, तो कई बार उन्हें उनके एड्रेस पर पहुंचने के लिए स्वयं जिस एड्रेस पर पहुंचना है उस एड्रेस के लोगों को बस स्टैंड बुलाना पड़ता है। वर्षों से साइन बोर्ड की समस्या नगर में बनी हुई है, लेकिन इस पर अब तक संबंधित विभाग के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जहाँ शहर की गलियों और बाजारों सहित प्रमुख मार्गों में साइन बोर्ड लगाना तो दूर की बात, अब तक नगर के मुख्य रास्तों और चौक चौराहों तक साइन बोर्ड नहीं लगाया गया, जिसके चलते जहां एक और बाहर से आने वाले राहगीर परेशान होते हैं तो वहीं दूसरी ओर बाहरी राज्यों या शहरों से आने वाले वाहन चालकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वे कई बार रास्ता भटक जाते हैं। तो कई बार उन्हें दुकानदारों से किसी मार्ग का पता पूछना पड़ता है।
रात के समय नगर पहुंचने वाले यात्रियों और बाहर से आने वाले वाहन चालकों को दुकान बंद हो जाने के चलते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे निजात दिलाए जाने की मांग शहरवासियों के द्वारा की गई, जिन्होंने नगर के बस स्टैंड सहित नगर के प्रमुख चौक चौराहों में विभिन्न मार्ग आदि के लिए सांकेतिक बोर्ड लगाए जाने की मांग की। कितने लोग आते हैं आपको पूछने के लिए कि अब हमको बालाघाट हॉस्पिटल का रास्ता चाहिए, जिला अस्पताल का? बहुत से लोग आते हैं सुबह, जैसे 4-5 बजे दुकान खोलता हूँ मैं, और कई ट्रक वाले आते हैं, कई बहुत सारे लोग आते हैं। कहीं बैया रोड पूछते हैं, भरवेली रोड, गोंदिया रोड। यहाँ पे क्या बोर्ड सामने में टंगना चाहिए जिसमें पता चल जाए कि किस तरफ जाना चाहिए। अच्छा, सभी एरियो में बोर्ड टंगना चाहिए? हाँ, सभी एरियो में जैसे बोर्ड टंग जाए तो पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, क्यों नहीं टंगा पा रही है प्रशासन, क्या लग रहा है? क्या मालूम प्रशासन क्यों नहीं कर रही है। सबको तो दिखता है कि मुख्यालय है, मुख्यालय बीच चौक का मामला है, तो साइन बोर्ड लगना चाहिए। साइन बोर्ड लगना चाहिए और सबको पता चले कि। और बहुत से लोग आते हैं बेचारे, बाहर के गांव के लोग भी आते हैं, कोर्ट का पता पूछते हैं, हॉस्पिटलों का पता पूछते हैं, क्योंकि ये थोड़ा चौक यहीं से जाना आना लोगों का ज़्यादा आता रहता है, तो परेशान होते हैं लोग। बोर्ड लगने, साइन बोर्ड लगने से लोगों की परेशानियाँ खत्म होगी। तो क्या मांग करते हैं आप नगर पालिका? लगना चाहिए वैसे बोर्ड, ज़्यादा अच्छा बेहतर है, उसका सुंदरीकरण ही है वो, अच्छे लोगों को परेशानी। यहाँ साइन बोर्ड की सबसे ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। दूसरे शहरों में जाइए, कोई किसी से पूछना नहीं रहता, टैक्सी वाले को बता दो फलानी रोड पे इधर जाना है, वो अपने आप चला जाता है वहाँ पर। लेकिन अपने बालाघाट शहर में छोटी छोटी चीज़ों को लोग बाहर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वो पूछते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज कहाँ पर है, सर इवन सर्किट हाउस कहाँ है, ये तक पूछते हैं अम्बेडकर चौक पर आकर लोग। तो ये सब साइन बोर्ड जगह जगह होनी चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ कि वार्ड में हर वार्ड का नाम, जो अपना एक पुराने इसमें से आप देखिए, अगर 30-35 साल का पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें वार्ड के नाम अलग दिए हुए हैं, और अपन वार्ड नंबर 17, 21, 22 से अपन वो करते हैं। अगर नाम ले लो, राधा कृष्णन वार्ड बोल दो, या सूरज प्रसाद तिवारी का वार्ड हनुमान चौक वाला एरिया ले लो, तो मुश्किल हो जाता है उसमें। वाराणसी नगर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सामने स्थित चौड़ी गली में 9 दिसंबर की सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव नगरवासियों के द्वारा रोड पर पड़ा हुआ देखा गया, जिसके बाद पूरे नगर में सनसनी फैल गई और चर्चाओं का दौर जारी रहा, जिसके शिनाख्त कोष्टी समाज के लोगों के द्वारा कंचेती पिता नथुदास बोखड़े उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 13 वाराणसी के रूप में की गई। पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक कंचेती पिता नथुदास बोकड़े उम्र 40 वर्ष वार्ड नंबर 13 निवासी है, जिसका पूरा परिवार है, उसके पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर कहीं और रहते हैं। वह घूमता रहता था या किसी के घर में ही वह खाना खा लेता था, जिसका शव नगर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सामने से सब्जी बाजार स्थित गुजरी चौड़ी गली में 9 दिसंबर की सुबह संदिग्ध स्थिति में रोड पर पड़ा हुआ मिला, जिस पर सुबह से आवागमन कर रहे लोगों की नजर गई तो उन्होंने इसकी जानकारी नगर के अन्य लोगों को दी, पुलिस को भी दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक का पता लगाने का कार्य किया। तभी कोष्टी समाज के कुछ लोग मार्ग से गुजर रहे थे, वहीं मौके पर पहुंचे तो जिन्होंने मृतक की पहचान कंचेती बोकड़े के रूप में की और उसके मौत की जानकारी उसके परिवार वाले लोगों को दी, परंतु उनके द्वारा नहीं आने की बात पर कोष्टी समाज के द्वारा मृतक का अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी ली गई, जिस पर पुलिस के द्वारा शव वाहन से शव को पोस्टमार्टम गृह ले जाकर शव पंचनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव समाज के लोगों को सुपुर्द कर दिया गया, जिनके द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन सेंट्रल बैंक के सामने एक गली है, वहाँ इनकी बॉडी पड़ी थी, कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी वहाँ से दी गई। हमने इनके परिजनों से जो है संपर्क करने की कोशिश की है, तो उन्होंने इनको बोल दी कि इनसे हमारा संबंध नहीं रहा, यानी मतलब जो भी होगा उनका विवाह, तो इससे उनके संबंध से मना कर दिए। तो वहाँ जब बॉडी पड़ी थी तो उसके बाद समाज ने अपने ऊपर इसको ली और उनके एक मौसी का लड़का है संतोष बोखड़े और एक रिश्तेदार और है, उनके सहयोग से आज इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये सूचना मिली थी हमको कि सेंट्रल बैंक के बाजू में गली में सामने कोई आदमी मर पड़ा है, तो फिर गए वहाँ, उसको देखे, फिर बाद में शिनाख्त हुई, पूछताछ की तो एक सब्जी बेचने वाला है, तो उसका मौसी भाई, तो उसने बुलवाया अपने 2-4 लोगों को, अब उसका पंचनामा कार्रवाई हो रही है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जिला सेवा केंद्र तपस्या धाम बालाघाट के तत्वाधान में माउंट आबू राजस्थान से पधारे वरिष्ठ राजयोगी शिक्षकों की उपस्थिति में नव निर्माणाधीन बृहत सेवा केंद्र गर्रा में स्वर्णिम भारत की ओर प्रभु पालना का रिटर्न से संबंधित 3 दिवसीय योग भड्डी का आयोजन किया गया।
दीप प्रज्वलन कर मुरली संगीत के धुन पर सुंदर स्वागत नृत्य के साथ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। प्रथम दिवस जिले के पत्रकारों के द्वारा अभ्यागत वरिष्ठ राजयोगी श्रद्धेय बीके सूरजभाई जी से प्रेस वार्ता के तहत वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से आज देश में समाधान पर पत्रकारिता की जरूरत है जैसे अन्य विषयों पर परिचर्चा संपन्न हुई। ब्रह्म भोजन के पश्चात 250 कुमार कुमारियों को आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा भविष्य उज्जवल बनाने, मन की उलझनों को समाप्त करने, निश्चय बुद्धि और तीव्र पुरुषार्थी तथा साक्षात मूर्त बनाने के लिए अनेक उपाय बताए गए। जिला सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी बहन जी के निर्देशन में माउंट आबू से पधारे विशेष अतिथियों के द्वारा प्रत्येक 1 घंटे पर निर्धारित विषयों पर 2 दिवसीय योग भट्टी में नियमित क्लास कराया गया। किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते आप इधर, आप सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे करीब कौन है आपके? सबसे करीब कौन है? हम ही अब हमारे सबसे करीब है, हम हमारे बेस्ट फ्रेंड है। सबसे पहले प्रॉब्लम होगी ना, हमको पता चलेगी, हम यदि हमारी हेल्प कर लेंगे ना, उससे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। बहुत बढ़िया। नगर के वार्ड नंबर 10 पुराना मटन मार्केट मोहल्ले स्थित एक सूने मकान के छत का दरवाजा खोलकर चोरों ने इस घर के अलमारी में रखे नगद 49,000 रुपए चोरी कर ली। कोतवाली पुलिस ने रानूपति विनोद सेंद्रे के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध चोरी का अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड नंबर 10 पुराना मटन मार्केट गड्ढामोला निवासी महिला रानू घरेलू काम करती है, जिसका पति विनोद भी व्यवसाय करते हैं, जिनके मकान की छत दूसरे मकानों की छत से लगा हुआ है। रानू के पति विनोद को धंधे का 49,000 रुपये घर के अंदर अलमारी में रखे हुए थे। 8 दिसंबर की शाम 4:30 बजे रानू घर के सामने ताले लगाकर सब्जी के लेने के लिए बाजार चली गई थी। घर में कोई नहीं था। रानू बाजार से घर आई तब घर का ताला खोलकर कमरे के अंदर पहुंची तो कमरे के अंदर का सामान बिखरा पड़ा हुआ था और घर के अंदर रखे अलमारी के लॉकर खुले हुए थे। लॉकर में रखे 49,000 रुपये वहाँ नहीं थे। तब रानू ने घर के ऊपर छत पर जाकर देखे तो छत का दरवाजा खुला हुआ था। अज्ञात व्यक्ति छत पर चढ़कर ऊपर का दरवाजा खोलकर और घर के अंदर आकर अलमारी में रखे उक्त राशि की चोरी कर फरार हो गया। तब रानू ने अपने पति विनोद सेंद्रे के साथ कोतवाली पहुंचकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज की। कोतवाली पुलिस ने रानू के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 457, 380 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम डोकरबंदी में धोखाधड़ी कर एक किसान के खाते से पैसे निकालने का एक मामला सामने आया, जिसमें ग्राम डोकरबंदी निवासी किसान शैलेंद्र राणा ने सेवा सहकारी समिति डोकरबंदी के लिपिक रामकरण भगत पर धोखाधड़ी कर उनके समिति के खाते से 5,000 रुपए की रकम निकालने का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत उन्होंने लालबरा पुलिस से कर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर मामले की वैधानिक जांच करने और उनके समिति के खाते से निकाली गई 5,000 रुपए की रकम उन्हें वापस लौटाने और धोखाधड़ी कर उनके खाते से रकम पार करने वाले लिपिक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाने की मांग की। इसलिए सर कि मैं 6 तारीख को गया, 2 तारीख के दिन 2 तारीख कहाँ गए? सिरसाटी सरकारी का बिल डोकरबंदी। हाँ हाँ, तो मैंने उनको विड्रॉल दिया। किसको? रामकरण भगत को। क्या है वो? लिपिक है। हाँ, और उन्होंने मुझे शाम को विड्रॉल वापसी, पासबुक वापसी कर दिया गया। विड्रॉल नहीं दिए। फिर मेरे सिस्टर का कार्यक्रम था तो मैं 3 तारीख को शाम को कोल्हा चले गया। उसके बाद में जब मैं आया तो मैं 6 तारीख को सिरसाटी गया तो इन्होंने मुझे बोला कि केस नहीं है। फिर मैं वापसी हो गया। फिर मैं 7 को गया तो उस दिन इनने बोले कि मैंने पैसा दे चुका हूँ। लामता में आयोजित जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता में खो खो खेलने के दौरान पैर स्लिप हो जाने से 2 छात्र घायल हो गए। घायल दोनों छात्र, जिनमें विकास पिता रमेश भिंडरकर 18 वर्ष ग्राम गायकुरी बालाघाट और ओम प्रकाश पिता परशुराम सैयार 19 वर्ष हर्राटोला थाना बिछिया जिला मंडला निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार विकास भिंडकर पीजी कॉलेज बालाघाट में बीए प्रथम वर्ष का छात्र है और ओम प्रकाश सैयाम बैयर छात्रावास में रहकर बीए प्रथम वर्ष की पढ़ाई बैयर कॉलेज से कर रहे हैं। बताया गया कि लामता में जिला स्तरीय खो खो खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस खो खो
खेल प्रतियोगिता में छात्र विकास भिंडेकर साथियों के साथ कॉलेज की ओर से लामता खो खो प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए गया था और ओम प्रकाश सयाम अपने कॉलेज की ओर से अपने साथियों के साथ लामता में आयोजित खो खो प्रतियोगिता में शामिल होने गए थे। 9 दिसंबर को सेमीफाइनल के दौरान विकास लामता की टीम के साथ खो खो खेल रहा था, तभी अचानक दौड़ते समय जूता स्लिप हो जाने से वह गिर गया। उसका दाहिना पैर फ्रैक्चर हो गया। इस प्रकार ओम प्रकाश सयाम लालबरा टीम के साथ खो खो खेल रहा था, तभी उसका भी पैर स्लिप हो जाने से दाहिने पैर का घुटना मुड़ गया और वह खेलते खेलते गिर गया। दोनों घायल छात्रों को लामता के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। चांगोटोला पुलिस ने एक लड़की को शादी का झांसा देकर उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। यह युवक प्रिंस पिता विश्राम बसेने 21 वर्ष हिरमनटोला निवासी है, जो अपने ही ग्राम की एक लड़की को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म करते आ रहा था। इस युवक को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रिंस बसेने और यहाँ 20 वर्षीय लड़की हिरमनटोला में रहते हैं। पिछले 1 साल से दोनों के बीच प्रेम संबंध चल रहा था और इस प्रेम संबंध की जानकारी दोनों के परिवार वालों को लगने पर उन्होंने दोनों की मंगनी भी कर दी थी। इस दौरान पिछले वर्ष जुलाई में प्रिंस बसेने ने लड़की के घर पहुंचा और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। हाल ही में लड़की ने प्रिंस बसेने से शादी करने के लिए कहा तो वह मुकर गया और शादी करने से इनकार कर दिया। इस संबंध में 8 दिसंबर को ग्राम हिरमनटोला में समाज की बैठक रखी गई थी, जहां पर प्रिंस बसेने ने इस लड़की के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद यह लड़की अपने परिवार वालों के साथ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए चांगोटोला पुलिस थाने पहुंची। यहाँ पर लड़की ने प्रिंस बसेने के विरुद्ध शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। चांगोटोला पुलिस ने इस लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर प्रिंस बसेने पिता विश्राम बसेने 21 वर्ष ग्राम हिरमनटोला निवासी के विरुद्ध 115/22 में धारा 376, 450 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया। प्रभारी उप निरीक्षक डॉक्टर रंजीत सिंह रघुवंशी ने अपराध दर्ज होने के तुरंत बाद ही प्रिंस बसेने को गिरफ्तार कर लिया, जिसे 9 दिसंबर को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल बालाघाट भिजवा दिया गया। 2 दिनों से ठंड अपना असर दिखा रही है। दिन भर सर्द हवाएं और रात होते ही पारे के गिरने से ठंड दिनों दिन जोर पकड़ते जा रही है। शुक्रवार 9 दिसंबर को इस सीजन का सबसे सर्द दिन रहा। ठंड का सबसे ज्यादा असर जिले के वन क्षेत्र बैयर, परसवाड़ा, लामता, लांजी, बिरसा और किरणापुर में देखने को मिल रहा है। ग्रामीण और आदिवासी बाहुल्य इलाके में ग्रामीण ठंड से बचने के लिए अलाव जला रहे हैं। ठंड का प्रकोप गढ़ी और मलाजखंड क्षेत्र में भी है, जहां लोगों को सुबह और शाम दोनों वक्त अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र आगामी दिनों में ठंड के और बढ़ने की संभावना जता रहा है। पिछले 2 दिनों से तापमान में आए बदलाव के कारण जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। वहीं गर्म कपड़ों का बाजार भी इन दिनों गुलजार है। मौसम विज्ञान केंद्र के कृषि मौसम वैज्ञानिक धर्मेंद्र अगासी ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया 12 और 14 दिसंबर को हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल से मिल रहे पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश के बाद पारे में और गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा। इन दिनों उत्तर पूर्व की ओर से सर्द हवाएं चल रही है, जिसका असर बालाघाट में भी देखने को मिल रहा है। संभावना है कि अगर बारिश की संभावना सच साबित होती तो सुबह के वक्त घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना बनेगी। बड़गांव वेदर स्टेशन बड़गांव बालाघाट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछले दिनों से पारे में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 7 दिसंबर को अधिकतम तापमान 26, न्यूनतम 12.3 डिग्री सेल्सियस। 8 दिसंबर को अधिकतम 26.2, न्यूनतम 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं शुक्रवार को 9 दिसंबर को इस सीजन का सबसे सर्द दिन रहा। इस दिन अधिकतम तापमान 26.2 तथा न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केसी बोपचे को समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका परियोजना वारासुनी के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में उन्होंने मांग की कि पर्यवेक्षक श्रीमती अर्चना मेश्राम को परियोजना कार्यालय वारासुनी से तत्काल हटाया जाए, ताकि वे अपना कार्य शांति व बगैर किसी दबाव के कर सके। इस ज्ञापन में उन्होंने मांग की पर्यवेक्षक श्रीमती अर्चना मेश्राम को परियोजना कार्यालय वारासुनी से तत्काल हटाया जाए, ताकि वे अपना कार्य शांति व बगैर किसी दबाव के कर सके। इस संबंध में पद्मेश को जानकारी देते हुए बताया गया कि परियोजना वारासुनी के अंतर्गत सेक्टर मेंढकी का दौरा हाल ही में जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा किया गया था।
इस दौरे के दौरान पर्यवेक्षक अर्चना मेश्राम के द्वारा 5,000 रुपये की डिमांड की गई। जब उनके द्वारा यहां पैसा नहीं दिया गया तो उनके सेक्टर के अंतर्गत आने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को मानसिक रूप से वे प्रताड़ित कर रही है, जिससे शासकीय कार्य करने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को बाधा उत्पन्न हो रही है। ऐसे में वे चाहते हैं कि अर्चना मेश्राम को तत्काल प्रभाव से वारासुनी परियोजना से हटाया जाए, वरना उन्हें आंदोलन करना पड़ेगा। मेनकी सेक्टर से हमारी ये समस्या है सर कि जो श्रीमती अर्चना मेश्राम पर्यवेक्षक मैडम है, हमारे सेक्टर से हटाया जाए। लेकिन हम 1 सप्ताह हो गया उसके इसमें घूम रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। तो हमारा ये कि 2018 में अवैध राशि वसूल की गई थी इन मैडम के द्वारा सिकंदरा। आज आपने ज्ञापन किस मामले को? तो हम लोग चाहते हैं कि उसके बाद भी कि हमारे सेक्टर से, मेंढकी सेक्टर से अर्चना मेश्राम मैडम को हटाया जाए और परियोजना में रखा जाए और हमारे सेक्टर में दूसरी मैडम को चार्ज दिया जाए। एक सेक्टर में कितनी मैडम? हमारी सेक्टर में 30 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और 30 सहायिका है। तो सभी सहमत हैं कि हम उनकी कोई बैठक अटेंड नहीं करेंगे, कोई जानकारी नहीं देंगे। उसके बाद हम लोग जानकारी देने समझो कल गए थे तो दूसरी मैडम के द्वारा जानकारी हमारी नहीं ली गई। सारी जानकारी समझ किसको दिया आपने ज्ञापन? हम वाराणसी में फिर एक बार नगर में दिन दहाड़े चोरी की घटना हुई। नगर के वार्ड नंबर 6 में यह चोरी की वारदात को अज्ञात चोरों ने बीते दिवस अंजाम दिया। इस दौरान परिवार के लोग अपने अपने कार्य से गए हुए थे, जबकि घर के सामने स्थित मकान का कार्य भी चल रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार वार्ड नंबर 6 में हुई चोरी श्रीमती नर्मदा पति हेमराज बिशन के घर में हुई है, जो नगर पालिका में दैनिक वेतन भोगी के पद पर कार्यरत है। वहीं उनके पति भी प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हैं। बेटा पढ़ाई करने के लिए बाहर जाता है। ऐसे में प्रतिदिन पूरा परिवार 10 बजे के बाद से घर में ताला लगाकर चला जाता है और शाम को 5 बजे के बाद ही वे घर आते हैं। ऐसे में अज्ञात चोरों के द्वारा करीब 5 तोला सोना, आभूषण, चांदी के आभूषण व करीब 15,000 रुपये नकदी चुरा कर ले गए, जिसकी शिकायत पुलिस में कर दी गई है। मैं ऑफिस गई थी, मेरी सर्वे में ड्यूटी लगी थी, तो मैं यहाँ वार्ड नंबर कौन से डिपार्टमेंट में आप? मैं नगर पालिका में डेली वेजेस पे हूँ। अच्छा। तो मैं यहाँ ड्यूटी लगी थी तो 1:30 बजे करीबन मैं घर पे आई थी, 1:30-2 के बीच में। तो उस समय मैं जैसे ही दरवाज़ा खोली तो क्या प्रसाद की झिल्ली जो थी ना, वो नीचे पूरी बिखरी हुई पड़ी थी। उसके बाद में मैंने उस झिल्ली को उठाया और मैंने, कुत्ते ने फैलाया होगा करके मैंने कुत्ते को मारा भी। फिर अंदर जाके देखी तो पूरा सामान बिखरा था। तो उसमें करीबन पूरे मेरे जेवर थे, 2 नेकलेस थे, अंगूठी थी, पैसे थे और पायल थी, बिछिया थी, बहुत सा सामान था। पूरा बैगे का बैग उठा के ले जा लिया। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अरविंद श्रीवास्तव ने पद्मेश 24/7 को जानकारी देते हुए बताया कि हमारी जांच पड़ताल अज्ञात चोरों के खिलाफ सख्ती से चल रही है।